पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगाने जाने के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार समर्थक समूहों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस हमले में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की मौत की भी खबर आई है और हिंसक झड़प में कम से कम 78 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। श्रीलंका में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए हंगामे वाली जगहों पर सेना को तैनात कर दिया गया है। दरअसल 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ये संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ है, जिसका मतलब है कि देश खाद्य पदार्थों और तेल के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। 9 अप्रैल से पूरे श्रीलंका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं क्योंकि सरकार के पास आयात करने के लिए धनराशि अब खत्म हो गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और यही वजह है कि तस्वीरें लगातार श्रीलंका से अब सामने आ रही हैं क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि लोग अब सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान सब कुछ खत्म हो गया है और घर में रखी हुई पूंजी भी अब समाप्त हो गई है। और उधर प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। बीती रात श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त उपद्रव किया। हम आपको अलग अलग जगहों की आगजनी और उग्र प्रदर्शन की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कुरुग्नेल में पीएम महिंदा राजपक्षे के आवास को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं हमटोटा में राजपक्षे के परिवार के पैतृक घर को फूंक दिया गया। इतना ही नहीं, कैंडी में पूर्व मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए लगातार, ये तमाम बड़े मंत्री जो हैं उनके घर हैं श्रीलंका में, जिनको ध्वस्त कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है वहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा। पीएम का घर, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां के पीएम राजपक्षे का घर है जो किस तरीके से धुंधु कर जल रहा है उसकी तस्वीर है। और हबनटोटा में श्रीलंका का ये राजपक्षे का पैतृक आवास है जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। और कैंडी में भी श्रीलंका में पूर्व मंत्री के घर को जला दिया गया। और इसी के साथ लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं और श्रीलंका के हालात हमने आपको दिखाए। और उधर भड़क रही हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की और हवा में फायरिंग करने के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई। महिंदा राजपक्षे के पीएम पद से इस्तीफे देने के बाद गुस्सा लोग उनके आवास के बाहर जमा हो गए हैं और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। और स्थितियां आप देखिए किस तरीके से लोग अब गुस्से में है और उनका गुस्सा अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के तौर पर साफ जाहिर हो रहा है। और लगातार कई सारे बड़े मंत्री ऐसे हैं जिनके घरों को उन्होंने आग के हवाले भी कर दिया है। और महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद कोलंबो में कई जगहों पर जश्न देखने को मिला। लोगों का एक काफिला बाइक और कार पर सवार होकर सड़कों पर निकला। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर कई सारे जो बड़े मंत्री हैं उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है क्योंकि गुस्सा लोगों में था और उसको किसी तरीके से शांत करने का वो तरीका ढूंढ रहे थे। तो ऐसे में तमाम बड़े मंत्रियों के श्रीलंका के उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया है इनकी ओर से। और उसके बाद एक बाइक रैली इनकी ओर से निकाली गई। ये संकेत उनकी ओर से कि वो खुश हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तिरंगा लगाने के दौरान हादसा हो गया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 135 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने के दौरान पोल और क्रेन पलट गई, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने एक बस के अंदर से करोड़ों का सोना, चांदी और नकदी बरामद करने का दावा किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद वहां के एसएचओ राजेश कुमार को पद से हटा दिया गया। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस का हमला हो रहा है लगातार और यूक्रेन पलटवार भी कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई टैंक जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन के 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने कब्जा किए रूसी टैंकों को दिखाया। यूक्रेन इन टैंकों को मरम्मत करके रूस के सैनिकों पर इन्हीं से हमला भी कर रहा है, यानी कि उन्हीं के टैंकर्स खुद उन्हें कब्जे में किया और उसके बाद उस पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। गोलाबारी कर डोनेस्क की जमीन को थर्रा दिया। आरोप लगाया गया कि वहां रूस ने इतने गोले दागे कि उस इलाके की सूरत बदल गई, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने, जहां लोगों के रहने लायक घरों की उम्मीद न के बराबर दिखी। रूस के निशाने पर आई पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गईं। किसी घर की दीवार जमींदोज हो गई तो किसी की छत मलबे में बदल गई। धमाकों की दहशत ऐसी कि वहां रहने वाले लोगों को उसने खौफ से भर दिया। अपनों को जंग में खोने के बाद ये कहर और डरावना हो गया। एक बुजुर्ग महिला तो अपने घर की हालत बताते हुए रो पड़ी। तो वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने शमशान तक को नहीं बख्शा।
वहां मौजूद कई कब्रों पर रूस के हमलों के निशान दिखाई दिए। कई इलाकों में बिजली, पानी और खाने पीने के सामान की किल्लत सामने आई, जिसके बाद भूख मिटाने के लिए कुछ लोग शहर के बाहर जाने को मजबूर हो गए। Штучек 5-6 на хороших таких с ладошки поймать. वहीं एक जगह पर तो रूस ने एक फैक्ट्री को निशाने पर लेकर उसे तबाह कर दिया। धमाकों की वजह से वहां आग लग गई जो घंटों तक जलती रही, तो वहीं उससे निकलने वाले धुएं ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। और झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल से ईडी फिर से पूछताछ करेगी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। आज फिर से ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। मथुरा में शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम से बदलकर फाइटर दिखाने की कोशिश हो रही है। भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब राम की बात कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में, जैसे रेम्बो बना दिया, हमेशा युद्ध की मुद्रा में हो। यूक्रेन की जंग में यूरोप के कई देशों के डबल गेम से जुड़ी जानकारी सामने आई। खबर है कि यूरोप के कई देश बरसों से गुपचुप तरीके से रूस को हथियार बेच रहे थे। ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल अब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप से मिले हथियारों से यूरोप को ही निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के जिन देशों से हथियार रूस के पास पहुंचते रहे, उनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यही वो देश हैं जो रूस के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं, पुतिन और उनके साथियों पर बैन लगा रहे हैं, रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यूरोप के करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में चल रही जंग से पहले तक हालात सामान्य थे या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर भी यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे, और अब वही देश जिन्हें कुछ महीने पहले तक मुनाफा प्यारा था, वो रूस से यूरोप को खतरा बता रहे हैं। वर्किंग पार्टी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स नाम की संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो, मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे। जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो, मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी। भारतीय रुपयों में यह कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर में बड़ी साजिश यहां नाकाम हो गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोटक मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे नागपुर से। जिलेटिन से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि उसको रिफ्यूज किया जाए। नागपुर में बड़ी साजिश यहां पर नाकाम होती हुई साफ नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर दरअसल विस्फोटक मिला। जिलेटिन से भरा हुआ एक बैग मिलने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, हड़कंप मच गया। और वहीं अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग की, जो लगातार 2 महीने से जारी है, जहां इरपिन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढ कर डिफ्यूज कर दिया। इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट और मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे, जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उन्हीं हथियारों को यूक्रेन की सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ढूंढा और फिर एक जगह जमा कर उन्हें सावधानी से नष्ट कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह रखे नजर आए और देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुतिन की फौज के गिराए गए ये हथियार फट जाते तो वहाँ कितनी तबाही मचती। 7 देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन 7 देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई।
बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं। जापान पहले ही कह चुका है कि उसके लिए रूस से इंपोर्ट बंद करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जापान का तो रूस में भारी भरकम निवेश भी है। जापान तो उस निवेश को भी हटाने से इनकार कर चुका है, लेकिन जापान ने भी बाकी देशों के सुर में सुर मिलाया और बैन की वकालत कर दी। हालांकि बैन कब तक लागू होगा, इस पर जापान ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी। जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रूस के गैस और तेल पर बैन नहीं लग पाया है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो इसको लेकर के अभी तक टाइमलाइन भी नहीं बता पाए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिमी देश ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब बारी रूस के तेल और गैस की आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। G7 देशों की जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसमें 7 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद रहे। और वहीं मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। शहर के इस छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारिउपोल का वो आखिरी किला है जिसे फतह करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। यही वजह है कि स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक दिया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूस का दावा है कि स्टील प्लांट में अभी भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जबकि यूक्रेन का दावा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने के लिए जेलेंस्की के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी जेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है, और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और जेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने जेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports, including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बाइडेन ने कहा कि वो भी यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। बाइडेन इससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। और उधर राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हजारों लोगों के साथ अमर रेजिमेंट परेड में शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों और सैनिकों की याद में हर साल विक्ट्री डे के मौके पर यह परेड निकाली जाती है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से अमर रेजिमेंट परेड की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुतिन अपने पिता की तस्वीर के साथ चलते दिखाई दिए। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इस परेड में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के घर वाले भी शामिल हुए, जो पुतिन के साथ आगे बढ़ते नजर आए। परेड में सबसे आगे कुछ लोग एक बड़ा बैनर लेकर चलते दिखे, जबकि पीछे हजारों लोग रूस का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने खड़े होकर परेड को सम्मान दिया। कुछ लोग ताली बजाते दिखे तो कोई झंडा लहराता नजर आया, जबकि कुछ महिलाएं वहां लाल रंग का फूल लेकर खड़ी दिखीं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। भीड़ की वजह से सड़क पर पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा,
जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जेलेंस्की की सेना किस प्लेटफॉर्म की मदद से इन रॉकेट को लॉन्च करेगी।